Welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss in-text exercise of Chapter 2, Acid, Bases and Salts, Class 10th Science. आज हम किताब के बीच में जो क्वेश्चनरी दी हुई है उन क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी हुई है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में आसुत जल है, एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है आसुत जल, और दूसरी ट्यूब में एसिडिक सोल्यूशन है अम्लीय विलयन, और तीसरे में बेसिक सोल्यूशन है क्षारीय विलयन। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यदि आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाए, लाल लिटमस पत्र दिया जाए, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है, जो सोल्यूशन है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। पेज नंबर 18 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे जनरली एसिड और बेस की जो आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे वो लिटमस के साथ करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लिटमस है वो आपके पास सिर्फ रेड दिया है। तो अब हमें ये जानना है कि रेड ब्लू होगा कब, रेड रेड रहेगा कब। रेड जो है हमने पढ़ा है ब्लू होगा यदि आप उसे क्षारीय विलयन में डालते हैं, क्षारकीय विलयन में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में आप जब इसे डालेंगे। तो बारी बारी से हम रेड लिटमस को तीनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। पुट दिस रेड लिटमस इनटू 3 टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न। इफ इट टर्न्स इनटू ब्लू देन इट इज बेसिक। यदि कोई सॉल्यूशन या किसी टेस्ट ट्यूब में डालने पर, किसी परख नली में डालने पर ये जो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, इट मीन्स वो बेसिक है। तो बेसिक की पहचान तो आपने कर ली। इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन इट हैज नो इफेक्ट। तो एसिडिक और जो आपका न्यूट्रल है, उदासीन जो विलयन है, उसका टेस्ट आप रेड लिटमस से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लू लिटमस लेना पड़ेगा एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन के साथ। और न्यूट्रल में आपने देखा कि न्यूट्रल में आप देखेंगे न्यूट्रल जो है वो उस न्यूट्रल का जो है नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। पेज नंबर 22 का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें समझना है कि कर्ड और सावर सब्सटेंसेस में क्या होता है। तो आपको पता होगा ये जो दही है, दही खट्टी होती है, सावर सब्सटेंसेस भी खट्टे होते हैं। तो खट्टे पदार्थों में हमने पढ़ा है कि उसमें एसिड प्रेजेंट रहता है। अब बात करेंगे ब्रास और कॉपर की। ब्रास जो है ये एक एलॉय है, 2 और 2 से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण है ये। और जो कॉपर है वो एक धातु है। तो ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स की हमने देखा है जब एसिड के साथ अभिक्रिया होती है तो वो साल्ट फॉर्म करेगा। अब ये जो साल्ट फॉर्म होगा ये पॉइजनस साल्ट होता है, ये एक विषैला यौगिक होता है जो हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है यदि हम इस दही और खट्टे पदार्थों को खाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि दही और खट्टे पदार्थों को कभी भी तांबे और पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। उसमें जो है साल्ट फॉर्म होता है और वो जो साल्ट बनेगा वो पॉइजनस साल्ट फॉर्म होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। तो आमतौर पर कौन सी गैस निकलती है जब एसिड की मेटल्स के साथ अभिक्रिया होती है? तो ये हमने डिस्कस किया है। जब भी एसिड की अभिक्रिया मेटल्स के साथ होगी तो एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे आप इसको। हमारे पास जिंक है, जिंक एक धातु है, सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल है। धातु की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो ये जिंक सल्फेट साल्ट फॉर्म करता है और कौन सी गैस फॉर्म होगी? वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। कौन सी गैस फॉर्म होगी? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। H2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप कैसे इसकी पहचान करेंगे कि हाइड्रोजन ही पैदा हुई है, हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हुई है? हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन जो है वो पानी में अघुलनशील है। इट प्रोड्यूसेस बबल विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन। जब आप साबुन वाले पानी में इसको पास करते हैं तो ये बबल्स, बुलबुले पैदा करता है जिसमें हाइड्रोजन भी लिबरेट होती है। जब आप इसको जलती हुई मोमबत्ती के सामने ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि पॉप की ध्वनि के साथ ये जल उठती है। यदि पॉप की साउंड प्रोड्यूस होती है तो इट मीन्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेटल कंपाउंड्स ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। कोई मेटल कंपाउंड है ए, वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एफरवेसेंस उत्पन्न होती है। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशर ऑफ बर्निंग कैंडल। वो जो गैस उत्पन्न होगी वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। तो ये तो आपको पता है कि कौन सी गैस है जो स्पोर्ट नहीं करती है बर्निंग को। कमेंट में आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो सही जो आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती होगी। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो इसका मतलब वो मेटल कंपाउंड जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होंगे। पेज नंबर 25 में देखेंगे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा शुड शो एसिडिक कैरेक्टर इन एन एक्वस सॉल्यूशन while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic characters। अब आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है वो अपना अम्लीय गुण दर्शाते हैं, अम्लीय गुण दर्शाते हैं जब आप उसे जल में डालते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा नहीं करते हैं। इसका कारण है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और जब आप इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज है इसमें भी यद्यपि आप देख रहे हैं C6H12O6 H12, इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें भी प्रेजेंट है। CH3OH H, तो इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, परंतु ये जो यौगिक हैं ये जल में डालने पर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। Why does an aqueous solution of an acid conducts electricity? Aqueous solution of an acid, अम्ल का जलीय विलयन, मतलब अम्ल को जब आपने जल में डाला तो वो बन गया आपका aqueous solution of acid। जब आपने पानी में मान के चलो नींबू डाला तो वो एक्वस हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का हो गया और वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी कारण क्या है? क्योंकि जब आपने अम्ल को पानी में डाला तो हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि वो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। और ये जो आयन्स होते हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये आवेशित कण होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद
करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन बनने के कारण ही ये विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? शुष्क गैस जो है, शुष्क HCl गैस जो है वो शुष्क लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर पाता है? अब दोनों कंडीशन में आपके पास जल नहीं है। ड्राई का मतलब है वेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ आप देखेंगे ड्राई HCl है और ड्राई लिटमस पेपर है। तो हमने सीखा है कि जो एसिड होते हैं उन्हें अपना एसिडिक करैक्टर फॉर्म करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। आपका जो लिटमस है उसका कलर चेंज तभी होगा यदि सॉल्यूशन फॉर्म में एसिड रहेगा। तो इन दोनों केस में मैंने आपको बताया लिटमस भी ड्राई है और एसिड भी ड्राई है। एसिड नीड्स वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन। So due to dry condition of both acids and litmus, the color of the litmus would not change. While diluting an acid, while is it recommended that acid should be added in water, not water in acid? जब आप डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूटिंग करते हैं, अमल में जल मिलाते हैं तो क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि एसिड में दैट एसिड शुड बी एडेड इन वाटर, कि एसिड को आपने पानी में ऐड करना है, ना कि पानी को एसिड में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट हैज बीन सेड दैट एसिड शुड बी एडेड इन वाटर स्लोली एंड कॉन्स्टेंटली स्टायरिंग व्हाइल डाइल्यूटिंग ए कंसंट्रेटेड एसिड। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका सांद्र अम्ल है उसको पानी में धीरे धीरे हिलाते हिलाते कंटेनर को डालना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है सो दैट नो हीट बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ऊष्मा प्रोड्यूस होती है। यदि आप धीरे धीरे हिलाते हिलाते अम्लों को जल में डालेंगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। इफ वी ऐड वाटर इन एसिड, यदि हम एसिड में जल डालेंगे a lot of heat will be produced, एक अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी, जिसका कारण क्या हो सकता है? वो कंटेनर को स्प्लैश आउट कर सकता है, कंटेनर का विस्फोट हो सकता है एंड कैन कॉज डैमेज, और उससे एसिड जो है आपके ऊपर भी गिर सकता है और आग लग सकती है। तो इसलिए आपने लेबोरेटरी में सावधानी से क्या करना है? पानी में धीरे धीरे हिलाते हिलाते एसिड को मिक्स करना है। कभी भी आपने एसिड की बोतल में पानी नहीं डालना है, नहीं तो वो बरस्ट हो जाएगा, तो फिर आग लगने की संभावना रहेगी। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन का क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं, एसिड में पानी डालते हैं। तो आप देखेंगे हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो घटती जाती है जैसे जैसे आप पानी उसमें ऐड करते रहेंगे। व्हाइल डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH? अब जब बेस में जो है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अफेक्टेड, OH नेगेटिव आयन का क्या होता है व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, जब अधिक मात्रा में क्षारक मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में यदि और बेस मिलाएंगे तो वो और अधिक क्षारीय होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन विल बी इंक्रीज्ड ड्यू टू एन एक्सटेंट लिमिट। हद तक क्या होगा, उसका जो pH मान है वो इंक्रीज होगा अप टू 14 से ऊपर नहीं हो पाएगा टिल द कंसंट्रेशन रीचेज टू द कांस्टेंट।
तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आप बेस मिलाएंगे किसी बेस में तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अप टू अ लिमिट बढ़ती रहेगी, तो बेसिक नेचर उसका अप टू 14 तक जाएगा। पेज नंबर 28 में क्वेश्चन है, यू हैव टू सोल्यूशन, आपके पास 2 बिलियन है, ए एंड बी। द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6, पहले का जो पीएच है 6 है, दूसरे का जो पीएच है वो 8 है। विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो किसमें अधिक हाइड्रोजन आयन होंगे। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। तो जब हम पीएच पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में तो आप देखेंगे कि जो पीएच होता है वो एक पेपर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से वो बना होता है, डिफरेंट कलर से वो बना होता है। अब जो 7 से कम जिसकी वैल्यू होती है पीएच पेपर में वो एसिडिक होती है, और 7 से ऊपर जिसकी वैल्यू होती है वो बेसिक होते हैं, और 7 जिसकी वैल्यू होती है पीएच पेपर में वो न्यूट्रल होते हैं। तो फर्स्ट केस में देखेंगे आप तो 6 है इसमें वैल्यू, तो इसका मतलब ये एसिडिक है, और सॉल्यूशन बी जो है उसकी वैल्यू 8 है तो वो बेसिक होगा। ठीक है जी। फिर है विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड में ज़्यादा होंगे, बेस में कम होंगे। तो इसका मतलब है ए वाले सॉल्यूशन में जो है जो एसिडिक है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होगी। और किसका नेचर एसिडिक होगा और किसका बेसिक होगा, तो सॉल्यूशन ए जो है बीकर ए जो होगा आपका उसमें आप देखेंगे वो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयन का क्या प्रभाव पड़ता है किसी सॉल्यूशन पर। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर, यदि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है देन इट विल बी मोर एसिडिक, यदि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसका मतलब ये वीक एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, क्या बेसिक सॉल्यूशन जो क्षारकीय विलयन है क्या उसमें भी हाइड्रोजन आयन रहते हैं। इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक, तो आप देखेंगे कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, ऑल्दो बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयंस, व्हाट इट्स कंसंट्रेशन इज फार लेस, परंतु इसकी जो क्वांटिटी होती है या इसकी जो पावर होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, इसकी जो सांद्रता होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन, उसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं और H पॉजिटिव आयन कम होते हैं बेस में। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, जो बेसिक नेचर बनाता है OH नेगेटिव के कारण जो क्षारकीय पदार्थ होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम, स्लेक लाइम और चॉक, किस कंडीशन में एक किसान जो है अपने खेत में कैल्शियम लाइन कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप कहेंगे क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, स्लेक लाइम बुझा हुआ चूना और चौक का यूज़ करेंगे। तो किसान कब यूज़ करेगा इन तीनों चीज़ों का, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के हैं तो किसान जो है तब यूज़ करेगा जब उसकी मिट्टी का पीएच जो है वो एसिडिक है, तभी वो इसे यूज़ करेगा। जब पीएच मान 7 से कम मिट्टी का हो जाएगा तब वो इसका यूज़ करेगा। पेज नंबर 33 में क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर है, जिसको आप कहते हैं विरंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है। नेम द सब्सटेंसेस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ये भी हमने डिस्कस किया। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म कैसे होता है और किस पदार्थ के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया करनी पड़ेगी, तो स्लेक लाइम इसका आंसर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म
होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट है जिसको आप धाबन सोडा कहते हैं। धाबन सोडा जो होता है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम बाइकार्बोनेट भी से कहा जाता है। क्या होगा जब आप इसे गर्म करेंगे। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसके लिए समीकरण भी आपने देना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा जिसको आप वॉशिंग सोडा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो है रहता है CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस इसमें जब आप डेड मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करेंगे तो ये बन जाता है जिप्सम CaSO4.2H2O। जिप्सम से जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को गेट करेंगे तो आपको 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द एंड ऑफ इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ज़रा सी भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।